बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैट्स में। ये थोड़ा सा समझने में भी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है इसमें, लेकिन आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इस तरह से समझाऊँ कि बिल्कुल बेसिक से एक ऐसे स्टूडेंट जिसको बिल्कुल पता भी नहीं है कि क्या चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको इस तरीके से डील करूं, इस तरह से समझाऊं कि उसको क्लियर हो जाए ये बात। ज़्यादातर बीएस के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के, क्योंकि उनकी बेस नहीं बनी हुई होती पीछे से। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक हमारा कवर करके आ जाते हैं, लेकिन जब बीएस में स्टैट्स आती है तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ को समझने के लिए। ये पूरा एक अच्छा खासा टॉपिक है और बड़ी डिटेल टॉपिक है जो कि स्टेप बाय स्टेप हमें समझना होता है। अच्छा, मेरी आज पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसको क्लियर करवा सकूं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल लेमैन की तरह मैं आपको ट्रीट कर रही हूँ कि एक अननोन बंदा जिसको नहीं पता है कि क्या चीज़ होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। आपने इसको हम एक आइडियलाइज्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। आइडियलाइज्ड, आप पहले से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। आइडियलाइज्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम अपने डाटा को फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। यानी हम अपने जो रॉ डाटा होता है उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा सा आगे डिवाइज कर दें, थोड़े से उसके ऊपर कोई टर्म लगा दें किसी फार्मूले के मुताबिक, या कोई मैथ का रूल लगाकर उसको आगे उसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की थी जिसमें, वो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। मतलब ये कहने का है कि अगर आपके पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को हम लिखकर, जिसको हमने पहले पिछले लेक्चर में, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, रैंडम वेरिएबल का मैंने लेक्चर आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से जो आउटकम्स जो आते हैं उनको हम लिख लेते हैं, वो रैंडम वेरिएबल कहलाता है। ऐसा वेरिएबल जो बाय चांस आ जाए, जिसकी वैल्यूज़ बेतरतीबी से आए, उसे रैंडम वेरिएबल हम कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम यही करते हैं कि वो जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो तमाम इवेंट्स को शो कर रहा होता है आपको, कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें ये आउटकम्स आ सकते हैं। रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है कि इस, जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि अगर हम एक छक्का फेंकते हैं तो एक छक्का फेंकने के बाद हमारे पास 6 रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो मैं बार बार यहाँ पर लिख रही थी कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारे रिजल्ट्स आ सकते हैं एक डाई को फेंकने के बाद। तो ये हमारे आउटकम्स हैं हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के। जब हम इन आउटकम्स को एक सीरीज़ में लिख लेते थे सारे, तो वो हमारे रैंडम वेरिएबल कहलाते थे। और फिर उन रैंडम वेरिएबल की जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हर एक इवेंट, हर एक अक्रेंस ऑफ एन इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल कर उसको लिखेंगे, तो वो हमारी जो टेबल कंस्ट्रक्ट होकर आएगी वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लफ्ज़ मैं जो स्टूडेंट्स को समझाती हूँ वो यही कहती हूँ कि जहाँ कहीं आपने डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज़ देखना है स्टैट्स के अंदर, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है वी हैव टू कन्वर्ट अ टेबल, वी हैव टू मेक अ टेबल। अब जिस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे तो हम फ्रीक्वेंसी की एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे, हम रॉ डाटा को टेबुलेटेड फॉर्म में लेकर आ जाते थे। जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम यही करेंगे कि कोई फार्मूला बाकायदा लगाकर, कोई रूल अप्लाई कर कर, वो रूल रिलेटेड होगा प्रोबेबिलिटी से। अभी आगे मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। वो रूल अप्लाई करके हम अपने जो तमाम इवेंट्स होंगी उनकी 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और उसको जब हम इस तरीके से टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि एक साइड पर हमारा रैंडम वेरिएबल लिखा हुआ होगा, यहाँ पर हम अपना रैंडम वेरिएबल लिखेंगे जिसको हम कैपिटल एक्स से शो करते हैं, और उसके बाद अगला कॉलम में उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे। तो जब इस शक्ल में हमारे पास हमारा जो इवेंट है, एक्सपेरिमेंट है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आइडियलाइज्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है। हम इसमें इसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को नहीं ले रहे होते, बल्कि सोच रहे होते हैं कि अगर ये बात हो जाए तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, अगर एक छक्का फेंका जाता है और 2 आ जाता है तो उसकी क्या निकलेगी, अगर 3 आ जाता है छक्का फेंकने के बाद तो क्या निकलेगी। तो ये आइडियलाइज्ड हो रही हैं बातें, हम सोच रहे हैं, खुद से सोचकर सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाएगी। फिर इस तरह की जब फॉर्म आ जाएगी तो उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक मैं आपको कंसेप्ट दे रही हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जो आगे टाइप्स आती हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो किस तरह से आपको समझ आएंगी।
देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैंने आपको बड़ा क्लियरली, अगर आप मेरा पिछला लेक्चर रैंडम वेरिएबल वाला देखेंगे ना, तो उसमें मैंने आपको बड़ा डिटेल में रैंडम वेरिएबल समझाया है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। उसी से मैं आगे आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि रैंडम वेरिएबल को ही आगे लेके चलती हूँ। हमारे पास रैंडम वेरिएबल था और हमने पहले पढ़ा था जी, रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से बनता है। जिस तरह एक छक्का फेंका गया तो उसके 6 रिजल्ट्स आए, रैंडम वेरिएबल 6 हो गए। एक कॉइन फेंका गया तो उसके कितने रिजल्ट्स आएंगे, और इसके अलावा आप जिस बात में इंटरेस्ट ले रहे हो उसको भी देखकर रिजल्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे एक कॉइन फेंका गया और मैं कहती हूँ हेड आने के कितने चांसेस है कॉइन फेंकने में, तो एक कॉइन फेंकने में या तो एक हेड आ सकता है या 0 हेड आ सकता है, वो हम रैंडम वेरिएबल बनाते थे। तो इसी तरीके से आप मेरे पिछले लेक्चर्स में बड़े डिटेल में देख सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल किस तरह से बनता है। उसके बाद मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी रैंडम वेरिएबल की। एक हमने पढ़ी थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और एक मैंने आपको पढ़ाई थी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और मैंने आपसे कहा था कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि होल नंबर में होगा उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि होल नंबर में नहीं आ सकता, जो कि हर एक नंबर में आ सकता है, मतलब पॉइंट्स में भी आ सकता है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से डिस्क्रीट और रैंडम वेरिएबल होगा या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा, वो एक्सपेरिमेंट्स जिनका रिजल्ट डिस्क्रीट में आता है। जैसे एक छक्के को फेंकने के बाद रिजल्ट ये आ गया, ये डिस्क्रीट नंबर है, 1 2 होल नंबर है पूरे, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। इसके अलावा अगर मैं कहती हूँ कि आप 10 या 12 स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनकी हाइट मैंने रिकॉर्ड करनी है, तो जब मैं हाइट रिकॉर्ड करूँगी तो स्टूडेंट्स की जो हाइट होगी वो पॉइंट्स में भी आ सकती है। हम इस तरह से नहीं कह सकते कि एक स्टूडेंट की हाइट 4 फीट आई है तो दूसरी की हाइट 5 होगी या 3 होगी, नहीं, 4 और 5 के दरमियान में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें से स्टूडेंट्स की हाइट आ सकती है, या 5 और 6 की रेंज में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें से आ सकती है। तो हाइट हमारा जो एक रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट नहीं होगा बल्कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बनेगा। या हम वेट का ले लेते हैं, वेट के रिजल्ट्स भी इसी तरीके से आते हैं कि हम किलोग्राम में कोई भी वेट आ सकता है। ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन का वेट अगर हमारा 50 kg है तो दूसरे का वेट 51 आएगा, नहीं, 50 और 51 के दरमियान में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि वेट में आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बनते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वो एक्सपेरिमेंट्स जिनके रिजल्ट्स डिस्क्रीट नंबर में आएंगे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट जिनके रिजल्ट्स पॉइंट्स में आ सकते हैं, जिनको हम दो नंबरों के दरमियान में इंटरवल की फॉर्म में देख सकते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। उनकी वजह से कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्रिएट होगा। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो गया। इसके बाद अगर हम इस तरह से करते हैं कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की हम आगे प्रोबेबिलिटीज़ निकालना शुरू कर दें, तो वो हमारे पास कहलाएगी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कि जो आपको एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आया, फिर इस तरह हमने एक कॉलम बनाया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे, और 1 बाय 1 उसके इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे, तो वो कहलाएगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपके पास इस तरह का एक्सपेरिमेंट है कि जी वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में, जब हम उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस P.D मैं लिख रही हूँ, P.D एब्रीविएशन होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इनके बाकायदा फार्मूले होंगे। हर सिचुएशन के लिहाज से आपको क्वेश्चन में करने में आसानी दे दी जाती है। इतना वर्क हो चुका है स्टैट्स में कि आपको सिचुएशन के मुताबिक पुटिंग करने होते हैं सारे फार्मूले। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी अलग से फार्मूले होंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी अलग से फार्मूले होंगे। अगर आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को आप डील कर रहे होंगे तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको हम लिखते हैं PMF, ऐसे स्मॉल PMF, जो कि एब्रीविएशन किसका होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कहीं भी अगर PMF लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना है कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और डिस्क्रीट की लाइन चल रही है पूरी, हम उसी की डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। और ये PMF लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन।
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब है कि ये आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की सारी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, और इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे उसको हम PMF बोलेंगे। PMF। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बना रहे हैं, तो इसका जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा उसको हम PMF नहीं करेंगे। ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है आपस में, और मैं इसीलिए ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको समझा रही हूँ। आप लोग अपने नोट्स पर भी इसको उतार कर ईजिली समझ सकते हैं ये कि ये क्या चीज़ चल रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता, इसी वजह से मैं इतना आराम से आपको समझा रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। आप लोग इसको वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे, जो कि मैं रिलेटेड टू इस टॉपिक के करवाती रहूँगी, डेली बेसिस पे भेजती रहूँगी। अच्छा जी, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं PDF। PDF किसका एब्रीविएशन है? PDF वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जहाँ कहीं PDF लिखा आएगा तो आपने समझ जाना है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, यहाँ पे हमारी डिस्क्रीट की बात नहीं हो रही। जो इसका फार्मूला होगा उसको हम PMF कहेंगे, जो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करेंगे उसको हम PDF बोलेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसके साथ साथ जो हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, P लिखकर P ऑफ X, जैसे मैं यहाँ पर कर रही थी। रैंडम वेरिएबल हमारे पास डिस्क्रीट था, जब उसकी प्रोबेबिलिटीज़ में निकाल रही थी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X लिख रहे थे। इसीलिए इसका जब भी कोई भी PMF लिखेंगे, हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखेंगे, तो उसके शुरू में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ X इक्वल, और यहाँ पर उसका फार्मूला लिख दिया जाएगा, आगे इसका फार्मूला आ जाएगा। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसके PDF को रिप्रेजेंट करेंगे F ऑफ X से, इक्वल टू, इसका हर फार्मूला F ऑफ X से चलेगा। जैसे ही F ऑफ X से कोई भी फार्मूला आपके सामने आता है तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये कॉन्टिन्यूस का फार्मूला है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये PDF है, ये PMF नहीं है। ठीक है, बट स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि PMF क्या चीज़ है, PDF क्या चीज़ आ गई जी, और ये किसी फार्मूले के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ X लिखा जा रहा है, किसी फार्मूले में F ऑफ X लिखा जा रहा है। तो ये ईजीएस्ट वे है आपको समझने के लिए कि जब डिस्क्रीट की बात होगी तो आप प्रोबेबिलिटी P लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ X फार्मूले के साथ, और जब भी हम आगे फार्मूले हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशंस को हम आगे पढ़ेंगे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, तो जितनी भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी उनके फार्मूलों में हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ X से वो शुरू होंगी। और जब मैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करवाऊंगी तो उनके जो फार्मूले होंगे उनके साथ F ऑफ X लिखा हुआ होगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक कि ये हो गया जी, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये F ऑफ X प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF कहलाता है। नेक्स्ट, अब जी हमारे पास दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन चल रही हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दो किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, तो आपने पहले ये याद रखना है। नंबर 1, इसकी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मैं बारी बारी बता रही हूँ। इसका फार्मूला भी हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव में नहीं होगा इसका फार्मूला। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला भी नॉन नेगेटिव होता है, इसीलिए इसकी पहली प्रॉपर्टी को ऐसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और F ऑफ X को भी इसी तरह से लिखा जाता है कि F ऑफ X इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स चाहे फार्मूले जो दोनों के हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि नेगेटिव में नहीं आएगी कोई भी फार्मूले का, इसका ना ही PMF नेगेटिव होगा, ना ही ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये नेगेटिव होगा। आप किसी भी बुक से अगर कंसर्न करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, चाहे आप ये शेर मोहम्मद की बुक अक्सर स्टैट्स के लिए यूज़ की जाती है, या BS के मुख्तलिफ डिसिप्लिन में मुख्तलिफ बुक्स बताई जाती हैं, बच्चों को रेफ़र की जाती हैं, तो जब आप उनसे कंसल्ट करने लगेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ पे नज़र आएंगी। उसी लिहाज से मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर कर रही हूँ कि ये लिखा क्या हुआ है, वर्डिंग क्या लिखी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि ये नॉन नेगेटिव होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी आती है, सेकंड ये कहते हैं कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, चाहे डिस्क्रीट की चाहे कॉन्टिन्यूस की, वो 0 और 1 की रेंज में होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ X ये भी इनकी 1 की रेंज में होगी। इस तरीके से मींस ये मैं जब प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आपको पीछे करवाया, आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 से बाहर नहीं निकलती।
आप क्यों नहीं निकलती? प्रोबेबिलिटी निकालने का रूल ही यही है कि हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं उसको ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर को नीचे रख रहे होते हैं। तो टोटल क्योंकि हमारा बड़ा होता है, टोटल नीचे आ जाता है, इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में आता है। 0.1, 0.2, 0.31, 0.43 इस तरह से आता है, कभी भी 1 से नहीं बढ़ता हमारा आंसर ना। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, इसी तरीके से जब तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो तीसरी प्रॉपर्टी ये आती है, इसका भी इसी तरह होगा। इनकी भी जब हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की भी प्रोबेबिलिटीज़ जो होंगी वो कभी भी 0 और 1 से बाहर नहीं निकलेंगी। ये भी आपकी 0 और 1 की सीरीज़ में रहेगी। अच्छा जी, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है? थर्ड प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर आप पूरे के पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करेंगे तो वो हमेशा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हमारे पास पूरी एक छक्का मैंने फेंका, 1 2 3 4 5 6 इसके रिजल्ट्स थे। अगर मैं इनकी 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेती हूँ, ठीक है, तो जब तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करेंगे तो ये रूल है कि ये 1 के बराबर आएगी। ये श्योर बात हो जाती है। ये सैम्पल स्पेस की जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी कही थी। इसी तरीके से अब जो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट होते हैं होल नंबर, उनको हम प्लस कर सकते हैं पूरे पूरे। कॉन्टिन्यूस की जो भी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी उनको हम डायरेक्ट सम अप नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस चीज़ है। कॉन्टिन्यूस को तो हम एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल भी नहीं सकते, हमेशा रेंज में निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पॉइंट। कॉन्टिन्यूस का मतलब है चलते रहना चलते रहना। जब भी आपको कॉन्टिन्यूस में प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के लिए कहा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी निकालें 2 से लेकर 3 तक, या इस तरीके से जो उसकी रेंज होगी आपसे कह दिया जाएगा जी 10 से लेकर 15 तक। इस तरह से आपको बाकायदा रेंज दी जाएगी कॉन्टिन्यूस में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि ये एक पॉइंट पे नहीं निकल सकती, ये चलती 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 रहती है, यूँ समझे कि ये रुकती रही। और डिस्क्रीट जो है ना वो आपका एक नंबर पे निकल सकती है प्रोबेबिलिटी। इसी वजह से अक्सर एफ ऑफ एक्स को लिख देते हैं कि जी फलां नंबर पे निकालें सिंगल एक नंबर पे, तो हमेशा उसका आंसर 0 आता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस कभी भी एक पॉइंट पे नहीं निकलती, हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान में हम कॉन्टिन्यूस को निकाल रहे होते हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, जो चीज़ डिस्क्रीट में हम समीशन से करते हैं वही काम यहाँ पे हम इंटीग्रेशन से करेंगे। इंटीग्रेशन का वर्ड मैथ्स की टर्म है एक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम कहते हैं जमा कर देने को, जमा करने को। जो काम आप डिस्क्रीट में समीशन से करते हैं वही काम आप कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेशन से करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको 2 पॉइंट्स के दरमियान में जमा करके दिखाता है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को। एक पॉइंट हमारा नीचे लिखा जाता है, एक पॉइंट हमारा ऊपर लिखा जाता है। जब हम आगे इसको करेंगे तो मैं बाकायदा इसको आपको रूल बताऊंगी कि इंटीग्रेशन के क्या रूल्स होते हैं। तो ये इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 3 या 4, आप किसी भी बुक से अगर कंसर्न करेंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करके उन्होंने बताया हुआ होगा कि किस तरह से निकालनी है। अब ये डिस्क्रीट की प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस की प्रॉपर्टीज़ आ गई कि आप किस तरह से, एक तो इसका फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटीज़ तो कभी भी नहीं बढ़ती, 0 और 1 के दरमियान रहती है, लेकिन आप किसी एक सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते कॉन्टिन्यूस की, हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान में निकालेंगे। और 2 पॉइंट्स के दरमियान में निकालेंगे तो उसका भी मेथड हम आगे सीख लेंगे कि किस मेथड से हम ये इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालना सीखेंगे। यहाँ तक हो गई इनकी प्रॉपर्टीज़, यानी मैंने आपको डिस्क्रीट की भी बता दी, कॉन्टिन्यूस की भी बता दी। अब आती हैं इनकी टाइप्स, डिस्क्रीट की क्या टाइप्स है और कॉन्टिन्यूस की क्या टाइप्स है। मेरे जो लेक्चर्स हैं वो ये बीएस वालों के लिए ज़्यादा मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि बीएस के लिए उन्हीं के कोर्स के अकॉर्डिंगली मैं चला रही हूँ कि वो जो उनका कोर्स चल रहा है उसी से रिलेटेड बना रही हूँ। तो आपके कोर्स में हम स्टैट्स में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग जो पढ़ेंगे वो डिस्क्रीट की भी 2 टाइप्स पढ़ेंगे। एक होगी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट की बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ेंगे, जो मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बड़े डिटेल में 1 बाय 1 करवाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और सेकंड इसकी टाइप हम पढ़ेंगे पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने पीडी लिख दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। और कॉन्टिन्यूस की जो हम टाइप पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस की टाइप हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और बड़ी ही कंसेप्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको इस तरह से समझाऊँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें ये हैं कि आपको तरीके बताए गए, जिस तरह से आप एवरेज के बहुत सारे फार्मूले पढ़ते हैं ना, मीन, मीडियन, मॉड, और फिर सिचुएशन के लिहाज से फार्मूले पुट करते हैं।
ये एक ही चीज़ के निकालने के डिफरेंट फार्मूले हैं, लेकिन हम सिचुएशन के लिहाज से पुट करते हैं फार्मूले। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल के फार्मूले से भी हल किया जा सकता है, पाइथन से भी किया जा सकता है, लेकिन एक खास सिचुएशन होगी जिसमें हम बाइनोमियल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे जब बाइनोमियल, और ख़ास सिचुएशन में हम पाइथन का फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसी तरह जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आएगा तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी हमारे पास एक खास फार्मूला होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको एक ही चीज़ मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के फार्मूले बताए गए। आपको देखें, स्टैट्स एक किसी भी चीज़ को लिमिटेड नहीं करता, इसकी हर चीज़ अनसर्टेनिटी पे बेस करती है। एक ही चीज़ के स्टैट्स आपको डिफरेंट फार्मूलाज देता है, और उन फार्मूलाज को एप्लीकेशन आपने करनी होती है कि किस सिचुएशन में हमने कौन सा फार्मूला पुट करना है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के हमने एक से ज़्यादा 5 फार्मूले पढ़े हुए हैं, लेकिन हम सिचुएशन के लिहाज से पुटिंग करते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो हमने ये डालना है। एवरेज के इसी तरह से हमने बहुत सारे फार्मूले पढ़े। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ये जो फार्मूले हैं ये सिचुएशन के लिहाज से करने हैं कि अगर डिस्क्रीट का वेरिएबल है तो चेक करें ये सिचुएशन है, फिर हम बाइनोमियल लगाएंगे। अगर हमारी पाइथन की सिचुएशन है तो हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाएंगे, और जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ जाएगा तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पे क्लोज करती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपके लिए मसला ना हो, आपको मुश्किल ना लगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बड़े डिटेल में मेरे लेक्चर से, उसके बाद बुक्स के कंसर्न कर सकते हैं। शेर मोहम्मद की बुक, शाहिद कमाल की बुक जो होती है उसको कंसर्न कर सकते हैं, या मुख्तलिफ डिसिप्लिन में, बॉटनी वाले डिसिप्लिन में आप बायोस्टैटिस्टिक्स की बुक लगा दी जाती है, उसमें भी आप देख सकते हैं। आपको बाकी क्लियर मेरे लेक्चर से हो जाएगा। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।